Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Hope you will be fine and your time will be going good. जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द पंक्चुएशन मार्क्स। तो इसमें से कई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, कॉमा, और फिर उसके बाद जो है एपस्ट्रॉफ, डैश, कोटेशन मार्क्स या अंडरलाइनिंग जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिए। और आज हम देखेंगे जो ब्रैकेट हैं या पैरेंथेसिस जिसको कहा जाता है। ये भी हमें जब हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो कहीं कहीं जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करना होता है। असल में जो ब्रैकेट है वो मैथ में इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में भी कभी कभी हमको ब्रैकेट डालना पड़ता है। ब्रैकेट्स आर यूज़फुल फॉर एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और ब्रैकेट हम तभी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोई सप्लीमेंट्री या सरप्लस एक इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में देना चाहो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो इस सेंटेंस दिया गया है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918 टुक मिलियंस ऑफ लाइव्स। जो पहली जंग अजीम थी, तो यहाँ पे ये अब उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। जो 1914 से 1918 तक लड़ी गई जंग अजीम अव्वल टुक मिलियंस ऑफ लाइव्स, इसने लाखों इंसानों की जान ली, लाखों करोड़ों इंसानों की जान इसमें चली गई। तो वैसे ही द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 वाज ए डिज़ास्टर। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में, ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था जब उनकी जो वॉल स्ट्रीट, जो उनका वो स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्रैश हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही थी। इससे दुनिया में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी थी, और जो जर्मनी थी खासकर, उनका जो पैसा था उसका बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रहा था। तो उसी की वजह से फिर हिटलर पैदा हो गया, जिसने उनको उस तबाही से निकाल दिया और जिसको उन्होंने एक मसीहा के तौर पर लिया। तो ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जो इक्तिसादी एक मंदाव आया था पूरी दुनिया में 1929 में, ये एक बहुत बड़ी तबाही थी, बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर था। तो जो कि यहाँ पे जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है, इसके बाद वो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता है, तो उन्होंने ब्रैकेट में यहाँ पे 1929 रखा है। तो ब्रैकेट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एडिशनल या जो कोई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे ऐड की जाए। तो इसके बाद जो है यहाँ पे कोलन कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। कॉलन की जो सिंबल है वो ये दो डॉट्स हैं। कोलन हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई लिस्ट किसी चीज़ की देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल वी क्लाइम्ड 4 मेजर पीक्स। जो पहले ये कह रहा है कि हम 4 जो बड़ी पीक्स थे, चोटियाँ थी, उन पे चढ़े, फिर ये इनकी लिस्ट देना चाहेगा, तो यहाँ पे ये कोलन का इस्तेमाल करेगा। द माउंट एवरेस्ट, पिलर, ग्रेट गैबल एंड मेलवलिन। माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया में है, पिलर शायद यूरोप में है, और ये ग्रेट गैबल और मेलवलिन भी कहीं पे हैं, कैरिब या शायद लैटिन अमेरिका में है। तो ये चूँकि ये 4 पीक्स की एक लिस्ट बना रहा है, इससे पहले यहाँ पे ये कोलन का इस्तेमाल करेगा। देन देयर इज़ 2 ऑस्कर विनर फिल्म्स। 2 ऑस्कर विनर फिल्म्स जो हैं, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। वन इज़ उमर मुख्तार एंड ए टच ऑफ क्लास आर ट्रीटेड टू वॉच। तो जो उमर मुख्तार हैं और टच ऑफ क्लास हैं, ये देखने के लायक हैं, देखने के काबिल हैं। तो चूँकि यहाँ पे इन 2 फिल्म्स का एक लिस्ट सा बना हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पे ये कोलन का इस्तेमाल हुआ है। तो कोलन हम अक्सर उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू गिव अ सॉर्ट ऑफ लिस्ट। हमें एक लिस्ट, किसी चीज़ की कोई चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना हो, तो उस टाइम हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है सेमी कोलन। सेमी कोलन एक तो ये डॉट है और नीचे कॉमा सा बना होता है। सेमी कॉलन में सेपरेट द मेन पार्ट ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस। सेमी कॉलन अगर एक बड़ा सा सेंटेंस है, तो जो इसका मेन पार्ट है उसको दूसरे पार्ट से अलग करने के लिए। फॉर एग्जांपल, लव इज़ लाइक मीजल्स, वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट। जो लव है वो मीजल्स की तरह है। मीजल्स एक बीमारी है जो बच्चों में हो जाती है, तो वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट। जो आपके सिकन की बीमारी है, लव इज़ लाइक मीजल्स, वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट। जेरोम ने एक कोटेशन लिखी है कि लव ये जो है वो मीजल्स की तरह है, और वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट, हम सबको इसमें से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे ये पहले ये जो मेन सेंटेंस है, लव इज़ लाइक मीजल्स, तो इसको यहाँ पे ये फिर सेमी कोलन इसने डाला है, एंड देन वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट, हम सबको इसमें से गुजरना पड़ता है।
बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसने ये ऐसे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कॉमा ज़्यादा जो ठीक नहीं है, सुइटेबल नहीं है, तो यहाँ पे सेमीकोलन ही बेटर रहेगा। एवरी मैन वांट्स टू लिव लॉन्ग बट नो मैन वांट्स टू बी ओल्ड। तो यहाँ पे भी है, हर कोई लंबी उम्र चाहता है लेकिन कोई भी बूढ़ा होने को तैयार नहीं। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो जाए। ये जोनाथन स्विफ्ट की का कोट है। तो यहाँ पे भी इसने सेमीकोलन का इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में सेमीकोलन इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही जो है हाइफन, हाइफन जो है, हाइफन और डैश जो है, डैश इससे लंबा होता है, हाइफन उससे थोड़ा बहुत छोटा होता है। डैश और हाइफन की जो सिंबल है वो एक जैसी है, लेकिन हाइफन छोटा है, डैश उससे लंबा है। जैसे यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये डैश है, उसकी सिंबल है, और यहाँ पे जो ये हाइफन है। तो सम वर्ड्स आर ऑलवेज स्पेल्ड विद अ हाइफन। कुछ वर्ड्स के दरमियान हाइफन आता है। एज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 21, तो इनके दरमियान ये आएगा। या को एजुकेशन यहाँ पे आता है, सेल्फ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आता है। या हम कभी कभी लिखते हैं फादर इन लॉ, तो उस जगहों पे भी हाइफन आता है। तो ये एक्चुअली इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके दरमियान हमको हाइफन डालना पड़ता है। ये डैश नहीं होता है, ये हाइफन होता है। इफ़ अ वर्ड इज़ टू लॉन्ग टू फिट ऑन एट द एंड ऑफ अ लाइन इट कैन बी डिवाइडेड बाय अ हाइफन। और अगर कोई जो हम लाइन लिख रहे हैं और कोई वर्ड एंड पे आ जाए, वो इतना लंबा है कि उसी लाइन में फिट नहीं होगा, हमको आधा हिस्सा ऊपर के लाइन में लिखना पड़ता है और जो नेक्स्ट वाला हिस्सा वो हमको नीचे की लाइन में लिखना पड़ता है। देयर वी हैव टू यूज़ दिस हाइफन, वहाँ पे भी हम हाइफन हमको डालना पड़ता है। इफ़ यू हैव टू डिवाइड अ वर्ड इन दिस वे रिमेंबर टू डिवाइड इट बाय सिलेबल। और अगर आपको अभी कोई ऐसा वर्ड जो आपको इसका आधा हिस्सा एक लाइन में और फिर उसका दूसरा हिस्सा नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ रहा है, तो याद रखिए कि आप इसको सिलेबल के हिसाब से डिवाइड करेंगे। राइट द हाइफन एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, नॉट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। और जो हाइफन है वो आपको ऊपर की लाइन में एंड पे लिखना है, नीचे वाले पे यहाँ पे नहीं है। यू हैव टू राइट इट। सपोज आपको डिवाइड यहाँ पे करना है DIV, फिर आप यहाँ पे डालोगे हाइफन और IDE, वो आप नीचे लिखोगे। तो वैसे आपको और जो सिलेबल हैं वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप लिखोगे DIV फॉर एग्जांपल, या DI, तो फिर यहाँ पे लिखोगे VIDE। तो उस हिसाब से सिलेबल डिवीजन भी आपको जहन में रखना है। ही इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ फाइंडिंग सम फॉल्ट इन देम सो दैट ही कैन रिब्यूक देम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, ही इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ फाइंडिंग सम फॉल्ट इन देम। वो हमेशा उनमें वो ऐप ढूंढता रहता है, उसी तलाश में रहता है। सो दैट ही कैन रिब्यूक देम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ताकि वो उनको सबके सामने रिब्यूक करे, उनको डांट फटकार करे। तो यहाँ पे भी, और चूंकि यहाँ पे जो रिब्यूक है, सपोज़ ये लाइन के एंड में आता है और पूरा वर्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे REB, यहाँ पे हम हाइफन डालेंगे और UKE हम इधर लिखेंगे। तो डोंट ब्रेक अ वर्ड ऑन आफ्टर द वावेल लेटर व्हेन यूजिंग अ हाइफन फॉर ब्रेकिंग अ वर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन। तो वावेल के बाद आपको ये वर्ड नहीं ब्रेक करना है। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते REBU, यहाँ पे आप यू नहीं डाल सकते, आपको ये इधर लिखना पड़ेगा। आपको ये कंसोनेंट वर्ड एंड पे लिखना पड़ेगा और फिर इसके बाद जो वावेल आएगा इसके बाद वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद जो लास्ट में है दैट इज़ इलिप्सिस। इलिप्सिस जो हम ये 3 डॉट्स डालते हैं अक्सर, कोई किसी का हम किसी की जो कोटेशन है, एक्चुअल वर्ड्स हैं, तो उनमें ये आता है। ए सेट ऑफ 3 डॉट्स इंक्लूडिंग एन ओमिशन, इट इज़ ओमिशन फॉर अ सेंटेंस ऑफ वर्ड्स नीडेड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स लीविंग आउट वर्ड्स रादर देन रिपीटिंग देम अननेसेसरली। तो कभी कभी हम ये इलिप्सिस डालते हैं, इससे का जो मकसद है दैट यू आर लीविंग आउट वर्ड्स रादर देन रिपीटिंग देम। आप कोई वर्ड्स लीव कर रहे हो, छोड़ रहे हो, या आपने कोई एक लाइन बोली है, कुछ वर्ड्स बोले हैं, अब आप दोबारा इनको बोलते लेकिन आपने इनको लीव किया, तो इनके बदले में ये इलिप्सिस डाला, तो इससे दूसरे को समझ आ जाएगा दैट यू आर रिपीटिंग द वेरी सेम अर्लियर लाइन और अर्लियर वर्ड्स, आप फिर से वही वर्ड्स दोहरा रहे हो। शी वांट्स टू मीट हर पेरेंट्स बट बिकॉज ऑफ हर इन लॉज। तो वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी, लेकिन जो हर इन लॉज हैं, तो शी, तो इसके बाद यहाँ पे ये छोड़ दिया गया है। तो ये जो पढ़ने वाला होगा उसको खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलता होगा, या वो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं। तो वैसे ही ABCD, तो इसके बाद जो यहाँ पे हैं ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, लेटर्स हैं, तो ये उनसे ABCD, इसके बाद आप समझ आ जाओगे कि इसके बाद ये क्या कह रहे हैं।
तो वैसे ही जो स्लैश या ओब्लिक है इसकी सिंबल ये हैं। तो इट इज़ जनरली यूज्ड बिटवीन अल्टरनेटिव्स इन फ्रैक्शंस, रेशियोज और बिटवीन सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट। ये आप अल्टरनेटिव्स कोई दो चीज़ों में अगर आपको एक चुनना है, इधर दिस और दैट, तो ये और इन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शंस होते हैं मैथ में जो आती हैं 1/2, 2/3, तो जो रेशियोज़ होते हैं 1:5, 2:5, 3:5, 3:4, तो उनमें आता है एंड बिटवीन सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट। और जो अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ जो बातें होती हैं एक टेक्स्ट में, उनको डिफ़र करने के लिए भी ये रेशियो यहाँ पे आ जाता है, तो उस सेंस में भी आता है। तो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा टॉपिक जो था ऑफ दिस पंक्चुएशन। हमने ब्रैकेट देखा आज, कॉलन देखा, सेमी कॉलन देखा, हाइफन देखा, और जो एलिप्सिस हैं वो हमने देख लिए, और जो स्लैश या ओब्लिक हैं वो भी हमने देख लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इस पे मैंने ऑलरेडी तकरीबन ये 3 वीडियोस बनाई, ये इसका आखिरी वीडियो था। और इसके बाद कल जो है यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए हैं, कुछ पैसेजेस दिए गए हैं, वी हैव टू पंक्चुएट दीज वेरी पैसेजेस इन अ करेक्ट वे। हमको कोशिश करनी है कि इन पैसेज को प्रैक्टिस करें, इनमें से भी हम देखेंगे। तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू दिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।